students, our today's topic is stability of colloids. So, stability of colloids means that there is no aggregation between the colloidal particles. Thus, stabilization serves to prevent colloids from aggregation. And the presence and magnitude or absence of a charge on a colloidal particle is an important factor in the stability of colloids. तो जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स है कि उस पर चार्ज जो प्रेजेंट होता है कितना उस पर चार्ज प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस वो किसको डिटरमाइन करती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स को। अगर हम बात करें किसकी लायोफोबिक कोलाइड्स में, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द फर्स्ट पिक्चर इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल कोलाइड्स, जिसमें कि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है डिस्पर्शन मीडियम में। और इन केस अगर कोलाइडल पार्टिकल्स में एग्रीगेशन हो जाए, सेडिमेंटेशन हो जाए, तो दैट मीन्स द कोलाइडल सिस्टम इज नॉट स्टेबल। What happens when the stability of a colloidal system is affected is given in this diagram. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इनिशियली सबसे पहले क्या है, जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रही है। मे बी सेडिमेंटेशन हो सकती है जब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। देन उसके बाद क्या हो सकता है, सेडिमेंट जो हुए हैं कोलाइडल पार्टिकल्स उनमें आपस में क्या हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकती है, ड्यू टू विच वहाँ पे क्या होगा, फ्लॉकुलेशन हो जाएगा। then after the flocculation there will be the coagulation। coagulation में भी क्या होंगे, एक मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगे वो आपस में एग्रीगेट होने के बाद। and after that coagulation what could happen, there will be the phase separation, means कि जो आपके dispersed phase है वो separate होगा from the dispersion medium से। या फिर क्या हो सकता है कि अगर आपका कोई कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है और उसमें क्या हो रही है, फ्लॉकुलेशन हो रही है, मीन्स कि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो आपस में लूजली एग्रीगेट हो रहे हैं। देन ड्यू टू दैट एग्रीगेशन फिर उससे क्या होगा, फर्दर कोगुलेशन हो सकती है जिसमें वो क्या करेंगे, एग्रीगेट होकर एक मैक्रोमोलिक्यूल बना लेंगे। देन आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल उसका क्या होगा, वेट भी इंक्रीज होगा कोलाइडल पार्टिकल्स का, क्योंकि वो एक क्या बनाएंगे, एक एग्रीगेटेड मास बना देंगे, तो जिसकी वजह से उसकी सेगमेंटेशन होगी। अगेन देन आफ्टर सेगमेंटेशन व्हाट विल हैपन, देयर विल अकर द फेज सेपरेशन, मींस जो आपका डिस्पर्शन फेज है जो कि यहाँ ग्रीन से रिप्रेजेंटेड है वो सेपरेट आउट होगा फ्रॉम योर डिस्पर्शन मीडियम। So this is what happens when a colloidal dispersion system is affected in terms of stability. Then देयर आर टू मेन मैकेनिज्म्स फॉर कोलाइड स्टेबलाइजेशन, मीन्स कि अगर आपको कोई भी कोलाइडल सिस्टम को आपने अगर स्टेबल रखना है तो हम कैसे उसको स्टेबल रख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म्स है। फर्स्ट जो है दैट इज सराउंडिंग ईच पार्टिकल विद अ प्रोटेक्टिव सॉल्वेंट शीट विच प्रिवेंट एडहेरेंस ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट। तो क्या हो सकता है, एक फर्स्ट मैकेनिज्म कि आपका अगर कोई भी जैसे कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके अराउंड अगर सॉल्वेंट की एक लेयर बन जाए तो वो लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी कोलाइडल पार्टिकल्स को फ्रॉम गेटिंग एडहियर। क्योंकि क्या होता है कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स है उनमें क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है, तो मे बी ड्यू टू दिस ब्राउनियन मोशन उससे क्या होगा कि जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे तो ड्यू टू दैट कलीजन हो सकता है वो पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट होगा। बट अब अगर उस पार्टिकल के अराउंड एक सॉल्वेंट की लेयर प्रेजेंट होगी, एक सॉल्वेंट की शीट प्रेजेंट होगी, देन दैट लेयर विल प्रिवेंट द एडहेरेंस ऑफ दीज कोलाइडल पार्टिकल्स, जो हम जनरली किस केस में देखते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, सॉल्वेंट की एक शीट वहाँ पे जनरेट होती है। देन सेकेंड वन इज प्रोवाइडिंग द पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेकेंड मेथड क्या है कि अगर पार्टिकल्स पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, मीन्स कि अगर आपके कोलाइडल पार्टिकल्स है और हर एक पार्टिकल पे क्या है, सपोज नेगेटिव चार्ज उस पे अराउंड है पार्टिकल पे, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज, मीन्स कि हर एक पार्टिकल पे लाइक अगर नेगेटिव चार्ज है तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ड्यू टू विच जो कोलाइड्स है that will remain as an individual entity, means कि हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली एक डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट होगा और उनमें आपस में किसी भी तरह की जो है एग्रीगेशन नहीं होगी
ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ चार्ज, जो कि आप प्रीवियसली सारा कुछ पढ़ चुके हो इन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में। सो बाय मीन्स ऑफ दीज टू सिस्टम्स आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक कोलाइडल डिस्पर्शन जो है प्रिपेयर कर सकते हो विद अ स्टेबिलिटी। So firstly, if we talk about the stability of the lyophobic colloids, तो lyophobic colloids जो होते हैं that are thermodynamically unstable। तो अगर हम इसको कंपेयर करें लायोफिलिक कोलाइड्स के साथ, तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं that are more stable as compared to these lyophobic colloids। देन उसके बाद जो लायोफोबिक कोलाइड्स है उनमें जो स्टेबिलिटी का रीजन है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देयर सरफेसेस, and due to the like charges there produces a repulsion that prevents coagulation of particles, means कि due to the repulsion of particles which is because of the presence of electric charge, तो वो particle जो है वो आपस में aggregate नहीं होंगे और that will remain stable। देन उसके बाद अगर आपने लाइक कोई भी, जैसे आपने पढ़ा कि लायोफोबिक कोलाइड आपने प्रिपेयर करना है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको उसके ऊपर एक चार्ज जो है वो डेवलप करना है। तो वो चार्ज आप कैसे डेवलप कर सकते हो, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अगर आप कोई मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो एक कोलाइडल डिस्पर्शन प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। मीन्स कि पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही क्या होगा, चार्ज डेवलप इतना होगा कि जो पार्टिकल्स है देयर विल जनरेट अ रिपल्सिव फोर्स। देन उससे जिसको हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल की बेसिस पे हम कहते हैं कि जो जीटा पोटेंशियल है दैट डिटरमाइंस द रिपल्सिव फोर्स। तो जब वो जीटा पोटेंशियल अटेन करेगा वो पार्टिकल, आफ्टर दैट देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। वो जो पार्टिकल्स है they will they will be present as an individual entity, means individually present होंगे। और इन केस अगर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल रहे हैं डिस्पर्शन सिस्टम में टू डेवलप द चार्ज, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड होती है ड्यू टू बियॉन्ड द रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो उससे क्या हो सकता है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एग्रीगेशन हो सकती है, क्योंकि उनमें क्या होगा, वहाँ पे उतने ही ज़्यादा जो है वो आयंस जो है वो जनरेट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अपोजिट आयंस होंगे उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा, और जिसकी वजह से जीटा पोटेंशियल जो होगा दैट विल फॉल, और पार्टिकल्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर लायोफोबिक कोलाइड्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की ही लेनी है। अगर हम कम या ज़्यादा ले तो जो कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है दैट विल नॉट बी अ स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम। Effectiveness of electrolyte to cause precipitation depends on first concentration of electrolyte and second is valency of the ion। concentration of electrolyte जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिक्वायर्ड concentration of electrolyte से अगर आप एक्सीड करते हो, मीन्स कि जितना आपका इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है एक कोलाइड को स्टेबल बनाने के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो किसी भी कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में, तो उससे क्या हो सकता है, पार्टिकल्स के बीच में एग्रीगेशन हो सकती है। देन सेकेंड इज वैलेंसी ऑफ द आयन। तो वैलेंसी ऑफ आयन जो है इसमें इसको हम आपस में इंटरेक्शन होगी उसमें, और फर्दर से क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसमें आपस में लॉकुलेशन होगी एंड इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। अब डिपेंड करता है कि कितना कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होगा, तो वो डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद जो वहाँ पे आयंस जनरेट हुए हैं उनकी वैलेंसी क्या है। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होंगी उतने ही ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जितना ज़्यादा आयंस में वैलेंसी होती है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, ड्यू टू विच जो पार्टिकल्स है उनकी आपस में एग्रीगेशन होगी। अब सपोज आपके पास क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स है जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद
उसमें जो अपोजिट चार्ज है जो कि क्या है पॉजिटिव चार्ज, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्सीड कर गई। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे आयंस जनरेट हुए हैं जो कि अपोजिट चार्ज है किसके, एक कोलाइडल पार्टिकल के, क्योंकि जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनमें जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज ड्यू टू द दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्योंकि इन पे सेम चार्ज प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। पर जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद अगर जैसे अपोजिट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये अपोजिट आयंस क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव आयंस है इनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो इन टर्न क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो आपस में एग्रीगेट होके उनमें लॉकुलेशन जो है वो हो जाएगी और देन इट विल गेट प्रेसिपिटेट आउट। तो अगर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है लाइक Al3 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, तो आप जैसे इसमें देख सकते हो कि Al3 पॉजिटिव जो इसकी वैलेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेरियम, और बेरियम की वैलेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट जैसे सपोज में Al3 पॉजिटिव आता है तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल जो है वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट आउट होंगे, और अगर बेरियम 2 पॉजिटिव आयंस जनरेट होती है तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस Al3 पॉजिटिव। और अगर Na पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट के में तो उससे क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन होगी कोलाइडल पार्टिकल होगी कि कोलाइडल पार्टिकल की दैट विल बी लेस। ठीक है, तो सबसे कम प्रेसिपिटेशन इस केस में होगी और सबसे ज़्यादा जो है वो इस केस में होगा। और इन्वर्सली किस केस में होगा, एनायंस के केस में, कि अगर आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट है उसके इलेक्ट्रोलाइट के कारण अगर जो है ये नेगेटिव आयंस जो है वो जनरेट हो रहे हैं तो जितना ज़्यादा उनकी वैलेंसी होगी उनका प्रेसिपिटेटिंग पावर जो है वो अकॉर्डिंगली उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। So now if we talk about the reasons for coagulation, जैसे लाइफोबिक के केस में हम देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो अगर अब हम इन्हीं आयंस को रिमूव कर देते हैं, मीन्स कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था एक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में ताकि पार्टिकल के ऊपर आयंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए जिसकी वजह से उनमें एक रिपल्शन जनरेट हो, तो अगर आप उसी इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर देते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट रिमूव करने से क्या होगा, जो ये पार्टिकल है इसके अराउंड जो ये आयंस प्रेजेंट है ये सारे क्या होंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। तो ये जैसे यहाँ सेपरेट आउट हो गए और जो आपका जो लाइफोबिक कोलाइडल पार्टिकल है दैट विल रिमेन विदाउट दीज आयंस, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, इनकी कोगुलेशन होगी। देन सेकेंड इज एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे सपोज ये आपका जो है लाइफोबिक कोलाइड है, इसमें क्या है कि इतना आपका जो है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स कि आपके जो पार्टिकल है उस पर इतना चार्ज होना चाहिए कि ये आपस में जो है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स हो। बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो जैसे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, जो ये आयंस है और जो ये आयंस है इनके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, तो जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल जो उसके बीच में भी क्या होगी, फ्लॉकुलेशन होगी, और जो है देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ड्यू टू विच जो लाइफोबिक कोलाइड है वो अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइड। मीन सपोज आपके पास अगर कोलाइडल चार्ज, ठीक है, अब इस कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम ऐड कर रहे हो, और वो कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम क्या होगा, अब जो आपका कोलाइडल पार्टिकल था उसके पॉजिटिव चार्ज थे और जो आपने ऐड किया बाद में उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ड्यू टू विच अगेन देयर विल occur interaction between these positive and negative charges। तो उससे क्या होगा, physical absorption होगी that will lead to the coagulation of the particle। then next is addition of electrolyte of opposite charge। means again इसमें आपका जो लाइफोबिक कोलाइड है that is positively charged, means इसमें particle जो है that are having positive charge।
अब आप इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसा ऐड कर रहे हो कि वो डिसोसिएट किसमें हो जाए, नेगेटिव आयंस में, मीन्स कि अब आपके कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में क्या ऐड ऑन हुए हैं, दीज नेगेटिव आयन, जब आपने और इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया तो अगेन क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, पार्टिकल्स में आपस में फ्लॉकुलेशन होगी, that will again affect the stability of the colloidal dispersion system. DLBO theory. The stability of colloidal particle is explained on the basis of DLBO theory. The DLBO was given between Landau, Verwey, and Overbeek. Among these scientists, Darwin and Landau worked together on this theory, and Verwey and Overbeek worked together on this theory. And when the when the whole study was compiled, a theory was put that was known as DLBO theory. So according to this theory, suppose here is a graph plotted, or in this graph on y-axis there is written potential energy, and on y-axis it represents the distance between the colloidal particles. ठीक है, तो इस theory में क्या है कि जो y-axis है that's your potential energy. अब ये जो potential energy, it could be represented as positive, which shows the repulsion, and here it could be represented with negative sign, which shows the attractive forces. So it was studied that in colloidal particles there exist two forces. One is repulsive force and second one is van der Waals force of attraction. So these two things are plotted in this graph. First, if we uh, explain this repulsive force. So it was found that when the distance between two particles is less, then the repulsive force between the colloidal particle is more. ठीक है, दो colloidal particle अगर बिल्कुल साथ में है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा. जैसे जैसे उन दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जितना वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, उनमें जो रिपल्सिव फोर्स है वो उतना ही डिक्रीज होता जाएगा. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एन मैग्नेट. मैग्नेट में जैसे आप अगर सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ रखते हो, जब आप उन दोनों मैग्नेट्स को पास में लेके आते हो, देन यू विल फील देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स देयर. और जैसे जैसे आप उन मैग्नेट्स को दूर लेते जाते हो, तो वो जो रिपल्सिव फोर्स पहले आप फील कर रहे थे, अब उसके बाद वो कम हो जाता है. यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्स एट लॉन्गर डिस्टेंस. तो सेम थिंग जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स में भी यहाँ पे है कि अगर डिस्टेंस कम होगा, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा, और अगर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो एक्सपोनेंशियली जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी डिक्रीज होता जाएगा. Similar is the case of this attraction which is shown in this curve. ठीक है, तो attraction में भी क्या देखा गया कि अगर जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनके बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स में ज़्यादा होगा, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कोलाइडल के बीच में, तो वो ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा पार्टिकल के बीच में, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसकी वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंगली. देन इसको भी हम जैसे मैग्नेट से भी अगर हम कंपेयर करें, जैसे अगर मैग्नेट का एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो अपोजिट साइड्स को जब आप बिल्कुल एक दूसरे के करीब रखते हो तो उसमें क्या है, ज़्यादा अट्रैक्शन उनमें मैग्नेट्स में होती है. जैसे जैसे आप उन दोनों मैग्नेट्स को दूर लेते जाओगे तो आपको कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स है वो फील नहीं होगा. तो सेम इज विथ हेयर colloidal particles. ठीक है, नाउ इफ वी रिप्रेजेंट दिस कर्व एज वी आर, जिसको कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है, एंड जो अट्रैक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी ए से, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो देन उसके बाद देखा कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को सम अप करें तो हमारे पास एक नेट फोर्स की वैल्यू आएगी. सपोज हम कह लेंगे एक कंपोजिट फोर्स लेंगे जो नेट फोर्स होगा, विच विल बी द सम ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स प्लस
दिस अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को सम करें तो आपके पास जो एक नेट कर्व आपको मिलेगा दैट विल बी दिस वन, जो ये ग्रीन लाइन से यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये आपके पास एक नेट कर्व मिल जाएगा इफ यू सम अप दीज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये जो कर्व आपके पास आया है, अब ये क्या दिखाता है यहाँ पे, इससे हमें क्या पता चलता है कि सपोज अगर तो दो पार्टिकल में, सपोज पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे, एक पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट पे है एंड सेकेंड पार्टिकल जो है दैट इज एट दिस प्लेस। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, ये जो दो पार्टिकल है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है दैट विल डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्स। तो इस डिस्टेंस पे क्या होगा, उन पार्टिकल्स में रिपल्सिव फोर्स के बजाय ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक डिप्रेशन आएगा दैट इज अ शैलो डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज अ सेकेंडरी मिनिमम। और ये हमें किस केस में देखने को मिलता है, अगर आपके पास सस्पेंशन हो और उसमें क्या होती है, लाइक फ्लॉकुलेशन होती है। ठीक है, सपोज आप उसमें क्या करो, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स में फ्लॉकुलेशन होती है। तो फ्लॉकुलेशन में क्या होते हैं, वो पार्टिकल जो है वो लूजली एग्रीगेटेड होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो उनके बीच में फोर्स होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि हमें इस तरह का ग्राफ देगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब क्या है कि जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें हम लाइक स्टरिंग करते हैं, या हमने पढ़ा है कि उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दैट आर अंडर ब्राउनियन मूवमेंट। तो पार्टिकल्स में क्या है, वहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी है। तो ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी these particles will tend to approach each other। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ जो है अप्रोच करेंगे एक दूसरे को। तो सपोज अब ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी, अब अगर जो पार्टिकल के डिस्टेंस अगर है दैट इज दिस मच, अब जो पहले तो पार्टिकल का डिस्टेंस था वो इस रेंज में था जब आपको अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिल रहा था। तो अब सपोज जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, जो पार्टिकल है उसका पोजीशन जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि जब ये पार्टिकल्स अप्रोच करना शुरू करेंगे तो ड्यू टू दिस वहाँ पे क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे जनरेट होगा। मीन्स कि इस पॉइंट पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट विल डोमिनेट ओवर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी दिस वन। ठीक है, और ये जो ग्राफ आपके पास ये जो कर्व आता है अपवर्ड कर्व, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है उनमें एक रिपल्सिव फोर्स होगा। अब ये रिपल्सिव फोर्स कब आता है पार्टिकल के बीच में, ऐसा क्या होता है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और जब वो इस पॉइंट पे आते हैं तो तब क्या होता है, दो पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर है उसमें उसकी ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो जो दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल के अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर है। तो जब इन दोनों का इलेक्ट्रिक डबल लेयर ओवरलैप कर जाता है तो ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग जो पार्टिकल के अराउंड कुछ काउंटर आयंस का एक क्लाउड, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डबल लेयर में बताया था कि वो पार्टिकल के अराउंड जो आयंस का, जो कि काउंटर आयंस जिनको हम कहते हैं, जिसका क्लाउड है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और साथ ही जो वहाँ पे वाटर कुछ प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक डबल लेयर में वो भी डिस्प्लेस होगा। तो अब नेट चार्ज क्या है, पार्टिकल का चार्ज और पार्टिकल का चार्ज जो कि उनके सरफेस पे प्रेजेंट है। तो सरफेस पे जो है पार्टिकल के सेम चार्ज प्रेजेंट है, सपोज जो आपका दोनों पार्टिकल है उनके सरफेस पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ड्यू टू दैट सेम चार्ज वो क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ये इस तरह का कर्व आएगा जो कि शो करेगा पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, नाउ इसके बाद दो चीज़ें पॉसिबल है। अब क्योंकि जो पार्टिकल है वो उसके उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि अगर जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर कम है एज कम्पेयर टू दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, मीन्स कि जो उसमें रिपल्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका कर्व जो है ये मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इस तरह का ही ग्राफ आएगा। बट इन केस अगर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है
एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, इस वैल्यू से अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एक्सीड कर रहा है तो दैट मीन्स कि पार्टिकल जो है वो और ज़्यादा एक दूसरे को अप्रोच करेंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ड्यू टू दिस अब पार्टिकल जब और अप्रोच करेंगे तो क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो देन देयर विल बी अगेन अ अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि हमको यहाँ पे इस तरह से जो कर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मिनिमम। तो यहाँ पे आपके पास एक डिप्रेशन है जो कि एक नैरो डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन किस वजह से है, क्योंकि पार्टिकल का डिस्टेंस अब और ज़्यादा कम हो गया है। एंड ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस डिस्टेंस जो कि पार्टिकल के बीच में बिल्कुल कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। मीन्स कि यहाँ इस पॉइंट पे, इस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्स विल डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट, ये जो जनरली जो बुक्स है मोस्टली सब बुक्स में क्या है कि जो आपका ग्राफ मेंशन होगा वो सिर्फ इतना होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि देयर इज चांस कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जब वो और ज़्यादा क्लोज आते हैं तो ड्यू टू दैट रिडक्शन इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलाइडल पार्टिकल्स, फिर क्या होगा कि जब वो कोलाइडल पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होंगे, वहाँ पे एक वहाँ पे क्या होगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल का ऑर्बिटल है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनका जो ऑर्बिटल है वहाँ पे उसकी ओवरलैपिंग होगी, और ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग उसमें क्या होगा, दोबारा से एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और उस फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉर्न रिपल्शन। और जो आपका ग्राफ है वो दोबारा से क्या होगा, पीक आउट होगा टुवर्ड्स द रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, so this is due to the overlapping of the electron cloud of the that particle, or you can say overlapping of the orbital of that particle। ठीक है, so this is all about the real wave theory। एंड हाँ, इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर हम स्टेबल कोलाइडल पार्टिकल की बात करें तो जो स्टेबल कोलाइडल पार्टिकल होगा वो क्या होगा, जो जिसमें हमारे पास ये पॉइंट अचीव हो, जहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ आएगा, मीन्स कि जो हमें शो करेगा कि जो पार्टिकल है उनमें एक रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कोलाइडल पार्टिकल जो है दैट इज अ स्टेबल कोलाइड। ठीक है, instability of lifelike collide, or you can say what are the reasons behind the instability of a lifelike collide. The first one is addition of excess electrolyte. When electrolytes are added in high concentration, the ions get hydrated and water is no more available for particles. Means कि lifelike सॉरी सॉल्वेंट के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है जो कि क्या है, लायोफिलिक है, और इसके अराउंड क्या है, एक सॉल्वेंट की लेयर है। मीन्स कि यहाँ पे आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है दैट इज हाइड्रेटेड। ठीक है, अब जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, तो सपोज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद क्या है, आपके डिस्पर्शन सिस्टम में पॉजिटिव आयन जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई है। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन जनरेट होने से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले प्रेजेंट थे इस लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड, देन नाउ इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द आयन। अब जो ये क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पे आए हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब ये मॉलिक्यूल्स किसको सराउंड करेंगे, इस आयंस को। मीन्स कि जितने भी मॉलिक्यूल है वो सेपरेट आउट होंगे फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इससे आयन से क्या होगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दीज गेट डिहाइड्रेटेड। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेटेड हो गए तो दैट मीन्स कि अब इन कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड कोई भी सॉल्वेंट की शीट प्रेजेंट नहीं होगी, तो जिससे उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। और इन अदर केस ये भी हो सकता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयन जनरेट हुए हैं। तो ये नेगेटिव आयंस अब क्या करेंगे, ये सेपरेट आउट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल। सिमिलरली जिस तरह से पार्टिकल सॉरी जिस तरह से पहले दिस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन के अराउंड एक शीट बना रहे थे, अब वो क्या करेंगे, नेगेटिव आयंस के अराउंड शीट बनाएंगे,
और जिसकी वजह से अगेन जो कोलाइडल पार्टिकल है दैट विल गेट डिहाइड्रेटेड और जिससे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि जो आयंस प्रेजेंट है या जो एनाइंस प्रेजेंट है, जो कैटाइंस प्रेजेंट है, हर एक एनाइन की क्या है अपनी एक एबिलिटी है कि किस हद तक वो वाटर को सेपरेट आउट कर सकता है फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल से। सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया एनाइन के केस में, जैसे सिट्रेट है यहाँ पे, तो सिट्रेट जो है उनकी ज़्यादा एबिलिटी है, उनकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो क्या कर सकते हैं कि जो एक कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड सॉल्वेंट का जो एक शीट प्रेजेंट है, उनकी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इस सॉल्वेंट को क्या करे, सेपरेट आउट करे फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल से। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है टार्ट्रेट्स। टार्ट्रेट्स की जो एबिलिटी है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू सिट्रेट्स। देन कम्स सल्फेट्स। सल्फेट्स की जो एबिलिटी है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू सिट्रेट एंड टार्ट्रेट्स। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो कैटाइंस है, कैटाइंस के केस में जो Mg2 पॉजिटिव है, उनकी एबिलिटी ज़्यादा है इस सॉल्वेंट शीट को सेपरेट आउट करने की फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल से। देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। तो अब जो ये जिस सीरीज में ये अरेंज है या जिस ऑर्डर में ये अरेंज है, इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, हॉफमैस्टर रैंक ऑर्डर। इस बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस आयन की कितनी एबिलिटी है to separate water molecule from the colloidal particle. Next is addition of oppositely charged colloids. It is similar to the lyophobic colloids. Lyophobic colloids में भी आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई lyophobic colloids है, उसमें क्या है oppositely charged colloid, अगर आप उसमें ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्लॉकुलेशन होगी। सिमिलरली इसमें भी देखने को मिलता है कि अगर आपके पास कोई लायोफिलिक कोलाइड है, सपोज लायोफिलिक कोलाइड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, आप उसमें दूसरा कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम ऐड कर रहे हो जिसके कि पार्टिकल्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, then there will be interaction between the positively charged particle and the negatively charged particle, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें फ्लॉकुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोसर्वेशन। ठीक है, ये क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो फ्लॉक्यूल्स बना देंगे, फ्लॉक्यूल्स बना देंगे तो वो क्या होंगे, फिर उनका मास जैसे इंक्रीज होगा, सेगमेंट हो जाएंगे, सेगमेंट होने के बाद क्या होगा, उसमें फेज सेपरेशन होगा, मीन्स कि जो आपका सॉल्वेंट है जो कि डिस्पर्शन मीडियम है वो एक अलग लेयर में आएंगे, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है यहाँ पे जो कि क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये जो सेपरेशन होती है दिस बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, इसको हम क्या कह सकते हो, कोसर्वेशन, जिसमें कि क्या होगा, एक फेज जो है आपका दैट विल बी कोलाइडल रिच लेयर। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है दैट इज द मिक्सिंग ऑफ कोलाइडल सोल ऑफ अकेशिया विद जिलेटिन कोलाइडल सोल। नाउ सेकेंड इज एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट। तो अगर आप कोई नॉन सॉल्वेंट भी ऐड करते हैं किसी लायोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम में, उससे भी क्या हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। जैसे कि अब लायोफिलिक में हम क्या कहते हैं कि इसमें जो एफिनिटी है एक कोलाइडल पार्टिकल की, वो ज़्यादा होती है फॉर टुवर्ड्स द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर अब आपका एक लायोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स है, किसके, कोलाइडल पार्टिकल्स है, और उसके अराउंड क्या है, एक सॉल्वेंट की शीट प्रेजेंट है। नाउ इफ यू एड अ नॉन सॉल्वेंट के यहाँ पे मतलब क्या है कि आप इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करो जिसकी कोलाइडल पार्टिकल के लिए इतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं होगी, बट जो उसका डिस्पर्शन मीडियम है कोलाइडल पार्टिकल का, उसके लिए उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है वो किसके साथ, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक कोलाइडल पार्टिकल है और इसके अराउंड क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया है, नॉन सॉल्वेंट ऐड किया है, सपोज आपने अल्कोहल लिया या फिर एसीटोन लिया, तो जो अल्कोहल है या एसीटोन है उसका उसकी एफिनिटी ज़्यादा है किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये जो आपका कोलाइडल पार्टिकल था, इसमें ये जो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, इसके अराउंड क्या है, वाटर की लेयर है। ठीक है, तो ये जब आप इसमें नॉन सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, अल्कोहल, एसीटोन, तो ये अल्कोहल या एसीटोन क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा
वाटर के साथ। तो नाउ जो वाटर है वो कंबाइन होगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, या फिर अगर आपने एसीटोन यूज़ किया है एसीटोन के साथ कंबाइन होगा। और जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या होगा, सेपरेट आउट होगा। और इसके अराउंड क्या है, कोई भी अब सॉल्वेंट की शीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल जो है वो डिटैच हो रहा है फ्रॉम द सॉल्वेंट से, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल जो है उसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है। ठीक है, तो इन दिस वे अगर आप कोई नॉन सॉल्वेंट भी ऐड करें तो उससे भी क्या होगा, लायोफिलिक कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। One of the term is used in stability of colloids, that is sensitization. So what is sensitization? If a very small amount of hydrophilic colloid is added to hydrophobic soil, it is sometimes observed that the hydrophobic soil becomes more sensitive to precipitation on subsequent addition of electrolyte, and this process is known as sensitization. Suppose there is a positively charged stable colloid, and in this, if we add a small quantity of hydrophilic colloid, then it will result in a sensitive colloid, that we will get a colloid which will be more sensitive. Sensitive to what? Then for suppose if we further add electrolyte at low concentration, then it is seen that the this colloid will get easily precipitated even at the low concentration of the electrolyte. Thus, there will result the coagulation of a hydrophobic colloid. So this phenomena is known as sensitization. Next is protective action. The lyophobic salts coagulate immediately after the addition of electrolytes. However, in case of lyophilic colloids, addition of electrolytes do not result in coagulation because they are heavily hydrated. As you can see, this is the lyophobic colloid and it is present in a solvent. ठीक है, ये आपका solvent part है। और ये जो lyophobic का surface है, it is unhydrated, means कि यहाँ पे कोई भी solvent जो है वो present नहीं है। And if you take this लायोफिलिक कोलाइड, तो इसमें आप देख सकते हो कि लायोफिलिक कोलाइड के अराउंड जो है सॉल्वेंट की शीट प्रेजेंट है। तो इसीलिए जैसे लायोफोबिक में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगा। जो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल है दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। बट जो आपका लायोफिलिक कोलाइड है, इसमें अगर आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वो जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो लायोफिलिक जो कोलाइड है उसके उस तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड जो है वाटर का जो आपका सॉल्वेंट है उसका एक यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर अब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो लायोफोबिक में जो स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, एंड इन केस ऑफ लायोफिलिक जो स्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस solvent sheet, or you can say a layer of solvent, and also there is present some charge on the colloidal particle. So these are the reasons for the stability of lyophilic colloid. And if we compare the stability between the lyophobic and lyophilic colloid, then it is seen that the stability of lyophilic is more as compared to the lyophobic colloid. ठीक है, तो लायोफिलिक जो है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस लायोफोबिक कोलाइड। और ये जो फैक्ट है इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इन इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, दिस फैक्ट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड। नेक्स्ट इज a large amount of lyophilic colloid added to lyophobic colloid forms a layer around lyophobic colloid. This layer does not allow precipitating reagent to come in contact with the lyophobic particle. This process of protecting lyophobic particle from the coagulation by addition of lyophilic colloid and is known as protective action.
The colloid that helps to stabilize the lyophobic colloid is known as protective colloid. ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो आपका लायोफिलिक है दैट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लायोफोबिक कोलाइड, और जो लायोफिलिक की ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लायोफोबिक की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो कैसे हम कर सकते हैं कि सपोज आपके पास क्या है, एक लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, आपके पास कोलाइड प्रेजेंट है, आप उसमें क्या कर रहे हो, ऐड लायोफिलिक कोलाइड्स बट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप लार्ज अमाउंट ऑफ इसमें लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर रहे हो, तो एडिशन के बाद क्या होगा कि ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स है दैट विल सराउंड द पार्टिकल ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, अब इनिशियली क्या हो रहा था कि जब आपका सिर्फ लायोफोबिक कोलाइड पार्टिकल था, तो जब आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे या जिसको हम कहते हैं कि आप उसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि जो आपका लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल था वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो रहा था। लेकिन जब आप इसमें अब लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर रहे हो तो ये लायोफिलिक जो है इसके अराउंड एक लेयर बना रहा है, तो जिससे कि क्या होगा कि अब अगर आप इसमें कोई भी प्रेसिपिटेटिंग आयन डालोगे इस सिस्टम में, तो वो प्रेसिपिटेटिंग आयन जो है दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द लायोफोबिक पार्टिकल। ठीक है, वो प्रेसिपिटेटिंग आयन जो है दैट विल नॉट रीच इजीली टू द लायोफोबिक पार्टिकल, क्योंकि ये लायोफोबिक पार्टिकल जो है इट इज सराउंडेड विद द सॉल्वेंट दिस लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, लायोफोबिक पार्टिकल की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये जो फिनोमेना है प्रोटेक्शन का, एक लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अ प्रेसिपिटेटिंग आयन से, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन। और जो कोलाइड हेल्प करता है एक लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबलाइज करने में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। Gold number. The protective property of collide is expressed in terms of gold number. कोई भी अगर protective collide है उसकी protective property को हम express करते हैं in terms of gold number. Gold number is defined as the minimum weight in milligram of a protective collide required to prevent a color change from red to violet in 10 ml of gold sol on addition of 10% solution of sodium chloride. तो गोल्ड नंबर क्या है, आपके पास अगर क्या है, एक गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल जो है दैट इज अ लायोफोबिक कोलाइड, उस गोल्ड सोल में अगर आप है दैट इज 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा, जो गोल्ड सोल है उसकी स्टेबिलिटी जो है दैट विल गेट अफेक्टेड। और वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय द चेंज इन कलर, क्योंकि जब जो स्टेबल गोल्ड सोल होता है उसका कलर जो है वो रेड होता है, और अगर उसका रेड कलर वॉलेट में चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि इट्स स्टेबिलिटी इज गेटिंग अफेक्टेड। सो अब आपको कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए उस स्टेबिलिटी को, जो स्टेबिलिटी उसकी इफेक्ट हो रही है ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको कितना वेट चाहिए प्रोटेक्टिव कोलाइड का, उसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। सपोज इसमें क्या है कि आपके पास एक गोल्ड सोल है, ठीक है, गोल्ड सोल यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज ये 7 टेस्ट ट्यूब्स है, तो हर एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, 10 ml गोल्ड सोल जो है वो डाल दोगे। देन उसके बाद आप उस गोल्ड सोल में डालोगे प्रोटेक्टिव कोलाइड, बट प्रोटेक्टिव कोलाइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल वेरी। जैसे आपका फर्स्ट वन जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो प्रेजेंट है आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड दैट इज 0.1 mg सपोज, एंड सेकेंड वाले में आप डाल रहे हो 0.2, देन थर्ड में आप डाल रहे हो 0.3, देन फोर्थ में जो यूज कर रहे हो आप वेट दैट इज 0.4, देन हियर सपोज 0.5, देन 0.6, देन 0.7। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका लास्ट वाला जो है
गोल्ड सोल, उसमें क्या है कि कलर चेंज हुआ है, ठीक है। एंड बिफोर दिस जो आपके बाकी के गोल्ड सोल्स है उसमें कलर चेंज नहीं हुए, दैट मीन्स कि वो स्टेबल है। तो अब जो मिनिमम वेट था आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड का, जो आपने इस गोल्ड सोल में ऐड किया, जिसने प्रिवेंट किया स्टेबिलिटी को इफेक्ट होने से, वो कौन सा है, दैट इज 0.1। तो 0.1 जब आपने डाला, उससे मैं 0.1 जो आपने प्रोटेक्टिव कोलाइड इसमें ऐड किया, दैट वाज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द getting a colloidal source affected by the addition of sodium chloride, ठीक है। उसका गोल्ड नंबर जो होगा दैट विल बी 0.1। और जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड का कम होगा, इट शोज कि उसका प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और जो इसमें आप प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऐड कर सकते हो, जो कि हम यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड्स लेते हैं, उसमें आप कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हो, लाइक जिलेटिन हो गया, एल्ब्यूमिन, अकेशिया, ट्रागैकेंट। तो ये सारे लायोफिलिक कोलाइड्स जो है वो आप यूज कर सकते हो एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड that will maintain the stability of a lyophobic collide. So here I have completed your chapter colloidal dispersion systems.